नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां पर योगी कैबिनेट में 33 में से 32 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन के गठन को भी मंजूरी मिली। योगी कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार के अधीन ऐतिहासिक इमारतों को 90 साल की लीज पर आवंटित करने का भी फैसला लिया गया। डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में आज स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दिया है, जिसका क्रियान्वयन इसी साल 2023-24 से भारत सरकार ने शुरू कराई है। 12 राज्यों के भीतर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश ने उसमें शामिल है, जिसके लिए सहमति दी है। प्रदेश में किसानों के पास 7 करोड़ 87 लाख के करीब उनके प्लॉट्स हैं, तो उनका सही आंकड़े नहीं आ पाते थे। किस प्लॉट के भीतर कौन सी फसल लगी हुई है, उसमें कितने एरिया के भीतर लगी है, तो फसलों के डाटा ठीक प्रकार से नहीं मिल पाते थे। और अब यह डिजिटल क्रॉप सर्वे इसका किया जाएगा, और उसमें उत्तर प्रदेश के 21 जनपद पायलट रूप से जो है इसके भीतर काम प्रारंभ किया गया है, और शेष जो जनपदों के भीतर 10 राजस्व गांव के भीतर ये डिजिटल क्रॉप सर्वे पायलट रूप में शुरू किया जाएगा, और एक अगले वर्ष के अंत तक उसके बाद में उनको भी इसके भीतर शामिल किया जाएगा। इसके भीतर उनकी ट्रेनिंग, इनके भीतर ट्रेनर, सर्वेयर, सुपरवाइजर और वेरीफायर, मास्टर ट्रेनर्स, हाँ 21 जिले हैं। 21 जिले के भीतर जो जिले हैं उनका नाम मैं आपको बता ही देता हूं। ये जो 21 जिले हैं उसमें भदोही, संत कबीरनगर, औरैया, महोबा, हबीबपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया और गोरखपुर में 100% जियो रेफरेंस के आधार पर इनका खसरावार डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। 20 से अधिक प्रस्ताव थे, और सभी प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो आगामी सत्र है और उसमें भी जो विधेयक आने उन पर भी गंभीरता से विचार हुआ। देखिए, बहुत सारे विभागों के मुद्दे थे, कई विश्वविद्यालयों के स्थापना से संबंधित था। 24 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें हमारे परिवहन विभाग का एक ATS ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर हम लोग जो है बना रहे हैं, और इसको प्राइवेट पार्टनर के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हर जनपद में 3-3 सेंटर स्थापित करेंगे, और जो पहले आएगा उसको हम देंगे। उसके लिए 2 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है, और उसकी बहुत सारी मशीनरियां हैं। वो जो रखेगा, जो हमारे शर्तों को मानेगा, उससे लोगों को रोजगार का भी सृजन होगा और जनता को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि एक ही सेंटर होने के कारण लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती थी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए योगी कैबिनेट की बैठक में पारित प्रस्ताव पर एक नजर डाल लेते हैं। तो प्राचीन धरोहर भवनों को पीपी मॉडल पर हेरिटेज इकाइयों के संबंध में यह प्रस्ताव पास हुआ है। पर्यटन विभाग के बंद और घाटे में चल रहे असंचालित पर्यटक को विकसित करने के लिए यह प्रस्ताव पास हुआ। क्रीड़ा नीति 2023 के संबंध में प्रस्ताव पास हुए हैं, और इसी के साथ ही विकास के लिए पर्यटन विभाग के नाम भूमि दर्ज कराए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव यह पास हुआ है, और विधेयक 2023 को पारित कराने के संबंध में यह प्रस्ताव पास हुआ है। तो तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो ये योगी कैबिनेट में रखे गए थे, जिन पर ये मोहर लगी है, और तमाम प्रस्ताव को ये पास किया गया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं ये तमाम प्रस्ताव जिन पर आज योगी कैबिनेट में मोहर लगी है। और जिन लोगों ने देश के कर्ज को कम करने का वायदा किया था, वो कम
होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया है। यह कहना है सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का। एक और जहां शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार को पूरी तरह से विफल बता दिया, वहीं सांसद निरहुआ पर भी टिप्पणी की है। शिवपाल ने कहा कि निरहुआ नौटंकी करते हुए अच्छे लगते हैं, वो नौटंकी ही करें और राजनीति हमें करने दें। अच्छा, उनके बारे में तो नौटंकी करें। इनकी जब नौटंकी करते थे ना, हम मुख्य अतिथि तो इनके कई कार्यक्रमों में गए और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे तो फिर आज चले आएंगे। तो वही काम करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। ये सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। उनका ये भी कहना है कि 30 साल अखिलेश की सांसद ने कुछ नहीं किया। उन्होंने योजना समिति की बैठक तक में भाग नहीं लेते थे। हम बहुत काम कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर तो दे नहीं पा रहा है, पानी दे नहीं पा रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। भाई नौटंकी करें, बस वही है। और वह ताजनगरी आगरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर हैंडपंप स्वीकृत कराने के नाम पर एक महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। यह पूरा मामला इरादत नगर थाना इलाके का है, जहां पर गांव की एक महिला हैंडपंप की मांग को लेकर प्रधान के घर पहुंची थी और झांसा देकर आरोपी महिला को दूसरी जगह ले गया। और महिला का यह भी आरोप है कि साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, वीडियो बनाई है, साथ ही किसी से भी जिक्र किया तो वायरल करने की धमकी दी गई है। वहीं किसान नेता चौधरी ओमवीर सिंह ने पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई कर पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही है। मेरे घर पे संबंध नहीं थी, मेरे पति गुजरात रहते थे। अच्छा। हाँ, मेरे सास ससुर मेरे से अलग रहते थे। तो ये बोला कि तुम आ जाओ तो हम आपको समर ब्लॉक में लिखा पढ़ी से समर दिलवा देते। कौन कौन बोला था समर के लिए? दलीप खन्ना। ये एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था कि ये देवेंद्र यादव हैं, इनकी पत्नी जो है उनका शोषण हो रहा है। तो हम लोगों ने आज जो है यहाँ आकर के कमिश्नर साहब से उनकी शिकायत की। इनके हस्बैंड जो है वो गुजरात में कहीं नौकरी करते हैं और उनकी पत्नी के द्वारा एक समस्या जो है वहाँ के प्रधान दिलीप के सामने रखी। दिलीप एक्चुअली उनके प्रधान के पिता हैं, तो उन्हें भी प्रधान मानते हैं। तो उनके सामने रखी कि मेरे पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो नल लगवा दीजिए। तो नल का इनको आश्वासन दे करके कि चलिए तुम्हें ब्लॉक में ले चलते हैं, वहाँ कुछ साइन वाइन करने पड़ते हैं तब आपका नल लगेगा। तो इसको यहाँ से बहका करके ले गए और वहाँ जा कर के कहीं इनका स्कूल चलता है खिरागढ़ साइड में, वहाँ पर ले गए और वहाँ इनका जो है शारीरिक शोषण किया जाना बताया है। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया सेल की बैठक में पार्टी प्रवक्ताओं के साथ संवाद किया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आज सोशल मीडिया की बहुत अहमियत है, इस पर मीडिया सेल से जुड़े सभी युवाओं को सक्रिय रहने की जरूरत है। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी फर्जी खबरें प्रचारित करने में माहिर है और जनता को बीजेपी के इस कारनामों से परिचित कराना होगा। बैठक में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बुलडोजर से जंगल राज कायम कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि धर्म जीवन के साथ ही मानवीय व्यवहार, सामाजिक सहनशीलता, व्यक्तिगत नकारात्मक और सकारात्मक उत्थान और चतुर्दिक सह अस्तित्व सिखाने भी यह मार्ग है। और कानपुर के बहुचर्चित टैक्स रेड में एक पीयूष जैन मामले में 17 महीने बाद जीएसटी विभाग ने अपना असेसमेंट पूरा कर लिया है और इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 496 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। जांच एजेंसी ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अहमदाबाद की यूनिट ने पीयूष जैन और उसके परिवार के सदस्यों की कंपनी के लेखा जोखा दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया है। जैन के मामले में इस समय अभियोजन माननीय स्पेशल सीजीएम कोर्ट में स्टार्ट हो गया है। माननीय स्पेशल सीजीएम कोर्ट में कल 1 अगस्त को सुनवाई हेतु नियत है। इसमें 2 मुकदमे चल रहे हैं इनके खिलाफ, पीयूष जैन के खिलाफ। इसमें बाकी और लोगों के खिलाफ भी सो कॉज नोटिस विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो 197 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था उसमें कुल 11 लोगों के खिलाफ नोटिस सो कॉज का जारी किया है विभाग के द्वारा। और इसमें बाकी लोगों के खिलाफ भी माननीय न्यायालय में स्पेशल सीजीएम कोर्ट में हम लोग को जैसे सैंक्शन प्राप्त होता है सरकार की तरफ से, तो उनके खिलाफ भी हम लोग एडिशनल चार्जशीट पेश करेंगे। टोटल 497 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी इसमें निकाली गई है। इसमें विगत दिनों से जब जांच हुई दिसंबर 2021 से अब तक, उसमें ये पाया गया कि जो 197 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ था उसमें
पीयूष जैन और अन्य लोगों ने कितने करोड़ का कारोबार किया गया, तो उसमें लगभग 2559 करोड़ रुपए का सेल परचेज इसमें निकाला गया है, जिसके ऊपर 497 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी इनके ऊपर पीयूष जैन और अदर्स के ऊपर निकाली गई है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यौगिक जीवन और राजनीतिक जीवन से हर कोई वाकिफ है। कभी कभी उनके निजी जीवन के बारे में भी पढ़ने और सुनने को मिलता है कि उनकी माता पिता बहन सभी कैसे हैं, किन हालातों में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री बनने के बाद माता पिता और बहन के साथ योगी आदित्यनाथ का संबंध कैसा रहा? नहीं तो ये रिपोर्ट आप देखिए। करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। सीएम योगी के यौगिक जीवन और राजनीतिक जीवन से तो हर कोई वाकिफ है। कभी कभी उनके निजी जीवन के बारे में भी पढ़ने और सुनने को मिलता है कि उनकी माँ, पिता, बहन सभी कैसे हैं, किन हालातों में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री बनने के बाद माता पिता और बहन के साथ योगी आदित्यनाथ का संबंध कैसा रहा? पिता को भीड़ में देखने के बाद हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, सुनिए। जब वो आपसे मिलने आते थे, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे, सीएम के पिता के रूप में नहीं आते थे? नहीं, यहाँ वो कभी नहीं आए। वो मुझसे मिलने के लिए, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। हाल ही में मां के साथ हुई मुलाकात और संवाद को लेकर सीएम योगी ने बात की। जब आप घर छोड़ के निकले थे, अभी हाल ही में हमने देखा एक फोटो आपने ट्वीट किया था और वो वायरल भी हो गया था, जब आप अपने माता से मिलने गए थे, तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप गए थे? देखिए, मैं कई वर्षों के बाद गया था जी। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संयोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। आपके पिताजी के? हाँ। तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहां पे हुआ। वहीं सांसारिक जीवन छोड़कर एक योगी का जीवन जीने के दौरान उनकी बहन की क्या हालत हुई थी, सीएम योगी ने इसको लेकर भी बहुत कुछ कहा। साथ ही उन टिप्पणियों पर भी बात की जो उनकी बहन को लोगों से सुनने को मिली। आपकी छोटी बहन जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें? देखिए, इस सबके जीवन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। मैं एक इंटरव्यू का एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये हिंदी अखबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ये पढ़ के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा, तो कि कैसे महसूस कर रही होंगी वो। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं।
इन हालतों में रहती हैं, मैं उनको एक ही बात कहूंगी, मैं गरीब हूं, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हो, किसी के हक का छीन कर खा रहे हो। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ। ठीक बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। और एक ये इंटरव्यू है आपकी बहन का। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये तो डकैती है। उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में, और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है। और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुष्य में।